Good morning, dear students. So in last lecture, we have completed with Morgan's inheritance pattern and उसके बाद हमने sex determination का जो पूरा एक topic है वो भी हमने खत्म किया. In this part of the chapter, we are going to discuss with mutation. और म्यूटेशन के साथ ही यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी शुरू होगा, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस. उसके रिलेटेड क्वेश्चन नीट में एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछा जाता है और वो डिफरेंस मेकिंग क्वेश्चन है. 100% डिफरेंस मेकिंग क्वेश्चन है क्योंकि रेयर स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट करते हैं. मतलब जो फुल आउट ऑफ फुल के लिए टारगेट करते हैं वही स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करते हैं. बट ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा सो दैट वेरी इजीली यू कैन क्रैक दोस क्वेश्चंस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद म्यूटेशन. फाइन. See the consequences of the mutation in this slide. So what is mutation? First of all, it is a sudden heritable change occurring in DNA sequences that results changes in the genotype and the phenotype of an organism. सडन, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस. सडन चेंज क्यों? तो चेंजेस तो डीएनए सीक्वेंस में होते ही रहते हैं एंड इट इज कांस्टेंट प्रोसेस एंड इट इज द बेस ऑफ इवोल्यूशन. लेकिन वो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का रिजल्ट होता है. यहाँ पे ओवरनाइट रिजल्ट जैसा है. सडन चेंज, कुछ नहीं था और सडनली कोई नया ट्रेट आपको देखने मिल गया उस ऑर्गेनिज्म में. तो ये सडन चेंज कैसे आया? बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस. और वो कैसे हैं? हेरिटेबल, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जाएंगे. दे विल बी कैरीड अलोंग विद द क्रोमोसोम्स. और अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होगा? जो पर्सन है उसका जीनोटाइप चेंज हो जाएगा ऑफस्प्रिंग का, और ऑब्वियसली जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप भी उस पर्सन का, उस ऑर्गेनिज्म का चेंज हो सकता है. रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए. हमें पता है जब हमने मॉर्गन के थियरी को पढ़ा तब देखा था वहां पे एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. एक क्रोमोसोम का डीएनए पीस दूसरे क्रोमोसोम पे और उसका फर्स्ट वर्ल्ड पे वहां पे एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन. तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से नए नए कॉम्बिनेशंस जीन में हमें मिलते हैं और उसकी वजह से नए नए फिनोटाइप भी मिलते हैं. रिकॉम्बिनेशन के जैसे म्यूटेशन भी ऐसा ही है विच इज लीडिंग टू वेरिएशन इन डीएनए. नाउ if we are talking about types of mutation, तो मैंने क्लासरूम में आपको पढ़ाया था पूरा. there are majorly two types of the mutations, जिसमें होते हैं जीन म्यूटेशन, दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन. यहाँ पे अभी इस स्लाइड पे जो आप म्यूटेशंस देख रहे हैं दो तरह के, दोज आर जीन म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ये जीन म्यूटेशन है. क्रोमोसोमल म्यूटेशन यहाँ पे स्लाइड में आपको दिखाए नहीं गए हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? सो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है इट इज द म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए. एक ही नाइट्रोजन बेस चेंज होता है या एक ही न्यूक्लियोटाइड यू कैन से वो चेंज होता है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो गया. सिंगल, जैसे यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल के साथ आपको दिखाया, ये ओरिजिनल सीक्वेंस है
ओरिजिनल सीक्वेंस आप देखिए क्या है, TAA CTGC AGGT, दिस इज द ओरिजिनल सीक्वेंस नॉर्मल। लेकिन इस सीक्वेंस में एक जगह पे पॉइंट म्यूटेशन हो गया है, 5th पोजीशन पे आप देख सकते हैं TAAC और फिर T होना चाहिए था उसकी जगह पे ये C है, बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड वही है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कम नहीं हुए हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज्यादा भी नहीं हुए हैं, सिर्फ जो न्यूक्लियोटाइड वहां पे था T, उसको रिप्लेस करके वहां पे C आ चुका है। ओके, तो ऑब्वियसली ये C जो लोकेट हुआ है उसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड आरएनए लेवल पे भी चेंज हो जाएंगे, और आरएनए लेवल पे चेंज होंगे तो फिर एमिनो एसिड्स भी चेंज होंगे, बिकॉज वी नो दैट ट्रिपलेट कोडोन्स आर कोडिंग फॉर एमिनो एसिड। जैसे यहाँ पे आप देखिए 4 तरह के आपको ऑप्शंस दिखाए गए हैं। एक है नॉर्मल सीक्वेंस दैट इज विदाउट म्यूटेशन, दूसरे में म्यूटेशन हुआ है लेकिन साइलेंट म्यूटेशन है, तीसरे में नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ है, चौथे में मिससेंस म्यूटेशन हुआ है। ओके, चौथे में मिससेंस म्यूटेशन हुआ है, और उसमें भी 2 तरह के दिखाए गए, मिससेंस में भी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ओके, देखते हैं क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं। ये डीएनए लेवल पे सीक्वेंस है TTC। ओके, तो डीएनए में से आरएनए बनता है, चैप्टर नंबर 6 में हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। डीएनए और आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब डीएनए का एक सीक्वेंस जो है वो आरएनए का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, तो टी के सामने ए के सामने टी ऐसा, लेकिन और जी के सामने सी के सामने जी, लेकिन डीएनए में जहां जहां पे ए होता है वहां पे आरएनए में यू आ जाता है। तो अब देखिए म्यूटेशन डीएनए लेवल पे होते हैं, म्यूटेशन कभी भी आरएनए लेवल पे नहीं होते हैं। जो भी म्यूटेशन होते हैं वो डीएनए लेवल पे होते हैं। अब देखिए ये TTC वाला जो सीक्वेंस है उसमें से mRNA जो बनता है वो दैट इज AAG, T के कॉम्प्लीमेंट्री में A और C के कॉम्प्लीमेंट्री में G। तो AAG एक mRNA का ट्रिपलेट कोडोन है और वो कोड करता है एक एमिनो एसिड लाइसिन को। तो यहाँ पे एक्चुअली लाइसिन बनना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। अब एक म्यूटेशन होता है जहाँ पे ये 3rd न्यूक्लियोटाइड जो है, 3rd वन ये वाला, वो C की जगह पे रिप्लेस होके T हो रहा है, तो mRNA कॉम्प्लीमेंट्री जो इसका बनेगा वो हो जाएगा AAA। लेकिन ट्रिपल A हो जाने के बाद भी ये कोडोन जो है वो लाइसिन ही बनाता है। ओके, कहने का मतलब ये है पहले भी लाइसिन बनता था, अभी म्यूटेशन हो जाने के बाद भी लाइसिन बन रहा है। तो एज सच फिनोटाइप लेवल पे कोई वेरिएशन हमें देखने नहीं मिलेगा, फिनोटाइप लेवल पे हमें यहाँ पे कोई वेरिएशन देखने नहीं मिलेगा। म्यूटेशन तो हुआ है वो पक्का है, डीएनए लेवल पे म्यूटेशन तो हुआ है, लेकिन फिनोटाइप लेवल पे वो लाइसिन ही बना रहा है, तो उस पर्सन में तो हमें कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा। दूसरा एक होता है नॉनसेंस म्यूटेशन, उसमें क्या होता है, तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आप देखिए यहाँ पे, मतलब ये पोजीशन पे मत जाइएगा कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पे म्यूटेशन होता है तभी नॉनसेंस म्यूटेशन होता है। ओके, क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे नॉनसेंस क्यों है। तो वो ऐसा म्यूटेशन हुआ कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस होके टी की जगह पे ए हो गया, नया डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो गए ATC, तो mRNA में उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया UAG। डियर स्टूडेंट्स, टोटल 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं, चैप्टर नंबर 6 में इसको हम पढ़ेंगे। टोटल 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स है, उसमें से 3 ट्रिपलेट कोडॉन ऐसे हैं जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, दे आर कोडिंग फॉर नन ऑफ द एमिनो एसिड्स। ओके, उसमें से एक ये ट्रिपलेट कोडॉन बनता है दैट इज UAG। ये किसी को कोड नहीं करता है,
यहाँ पे कोई एमिनो एसिड नहीं आएगा, उसकी जगह पे चेन जो है प्रोटीन की वो टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ओके, बनना चाहिए था लाइसिन, लेकिन कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, तो आगे भी उसके बाद भी जो सीक्वेंस होगा वहां से भी कुछ नहीं बनेगा, इट विल बी टर्मिनेटेड ओवर हियर ओनली, आगे बढ़ेगा ही नहीं ये प्रोसेस। ओके, तो ये नॉनसेंस म्यूटेशन है। फिर एक है मिससेंस म्यूटेशन, उसमें एक कंजर्वेटिव और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। अब आप देखिए, ये TTC की जगह पे TCC हो गया है डीएनए लेवल पे, तो mRNA लेवल पे AGG बनेगा, और AGG जो है वो कोड करता है आर्जिनिन नाम का जो आपका एमिनो एसिड है, उसको कोड करता है। ओके, देखिए पूरा लाइसिन बनना चाहिए था, बना है आर्जिनिन, एक नए तरह का एमिनो एसिड बना, मतलब सेंस चेंज हो गई, मिस सेंस, गलत सेंस वाला एमिनो एसिड बना, दैट्स व्हाई। दूसरा एक ऐसा म्यूटेशन है जहां पे TTC की जगह पे TGC हो जाता है, मतलब सेकंड न्यूक्लियोटाइड वेरी कर जाता है, तो mRNA लेवल पे हो जाएगा ACG, mRNA लेवल पे हो जाएगा ACG। ओके, और वहां पे ACG जो है इट इज कोडिंग फॉर थ्रेओनिन करके एक एमिनो एसिड है, उसको कोड करता है, तो ये भी गलत एमिनो एसिड बना, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो मिससेंस म्यूटेशन, राइट। तो फिर यहाँ पे दो चीजें अलग क्यों बताई है, एक मिससेंस कंजर्वेटिव है, दूसरा मिससेंस नॉन कंजर्वेटिव है। तो डियर स्टूडेंट्स ठीक से ऑब्जर्व करिए, आर्जिनिन इट इज बेसिक एमिनो एसिड, लाइसिन इट इज आल्सो बेसिक एमिनो एसिड, दोनों ही बेसिक एमिनो एसिड हैं। तो लाइसिन बेसिक है, आर्जिनिन भी बेसिक है, तो नेचर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों ही बेसिक एमिनो एसिड है, नेचर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि लाइसिन जो काम उस प्रोटीन में कर रहा था स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में, वही काम आर्जिनिन भी कर पाएगा। ओके, तो कंजर्वेटिव इसलिए बोला है कि नेचर चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए वो कंजर्वेटिव है। जबकि थ्रेओनिन जो है वो OH ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड है। ओके, वो अल्कलाइन या बेसिक एमिनो एसिड नहीं है, तो नेचर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज नॉन कंजर्वेटिव। फाइन, आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आ रहा है। पॉइंट म्यूटेशन के कुछ टाइप्स, साइलेंट म्यूटेशन जहां पे पता भी नहीं चल रहा है म्यूटेशन हो रहा है, वही का वही एमिनो एसिड बन रहा है, तो साइलेंट। नॉनसेंस म्यूटेशन, एमिनो एसिड बनने की जगह पे वहां पे चेन प्रोटीन का जो है वो टर्मिनेट कर रहा है, तो वो नॉनसेंस। और गलत तरह के एमिनो एसिड्स उसी पोजीशन पे बन रहे हैं बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशंस, तो वो हो जाएंगे मिससेंस। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाया है, फोटोग्राफ में आपको पता चल सकता है, ये नॉर्मल आरबीसी का शेप है और ये सिकल शेप वाले आरबीसी हो चुके हैं, सेमिल्यूनार। ओके, सिकल सेल एनीमिया, उसमें इसी तरह का पॉइंट म्यूटेशन होता है, सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन ही होता है। ओके, और सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम वैसे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या है, तो आप देखिए ये पूरा आपका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है डीएनए का। ओके, आप देख सकते हैं तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के ब्लॉक में पढ़िए, CAT कैट 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 ऐसा करके आप पढ़ सकते हैं। अभी तो इसको कुल मिला के ऐसे कितने कैट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। फ्रेम, तीन न्यूक्लियोटाइड का पूरा एक जो ग्रुप होता है, तीन कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स का जो पूरा ग्रुप होता है, ओके, उसको एक फ्रेम बोला जाता है। ओके, उसको फ्रेम बोला जाता है क्योंकि तीन न्यूक्लियोटाइड का एक जो पूरा ग्रुप है वो एक एमिनो एसिड को कोड करता है, और उस पूरे फ्रेम में तीनों न्यूक्लियोटाइड का जो ऑर्डर है वो भी इम्पोर्टेंट है। आप कैट में उसको
ATC नहीं कर सकते हैं, टैग नहीं कर सकते हैं, उलट सुलट भी नहीं कर सकते हैं। उसी ऑर्डर में चाहिए तब वही एमिनो एसिड बन सकता है। तो रीडिंग फ्रेम इसको बोला जाता है, और ये एक रीडिंग फ्रेम है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 और 7 रीडिंग फ्रेम। 7 रीडिंग फ्रेम, इसका मतलब 7 एमिनो एसिड प्रोड्यूस होंगे इस चेन में से। तो ये 7 एमिनो एसिड वाला नॉर्मल प्रोटीन बना है। अब जबकि पॉइंट म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4th पोजीशन पे, मतलब सेकंड फ्रेम के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, तो क्या होगा, C की जगह पे G आ चुका है। ओके, तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड तो उतने ही बनेंगे, 7 ही बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सेकंड एमिनो एसिड जो है वो एबनॉर्मल दिखा है। सेकंड एमिनो एसिड, ये फर्स्ट एमिनो एसिड के लिए और ये सेकंड एमिनो एसिड के लिए। सेकंड एमिनो एसिड एबनॉर्मल बना तो प्रोटीन बनेगा, लेकिन एबनॉर्मल फंक्शनैलिटी वाला बनेगा। भले ही यहाँ पे ऐसा बोला है कि प्रोटीन बनेगा बट स्टिल फंक्शनल प्रोटीन, एबनॉर्मली फंक्शनल प्रोटीन ऐसा बन सकता है, ऐसा ये बोलना चाहता है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है ऐसा हो। लास्ट स्लाइड में ही हमने देखा कि ये पॉइंट म्यूटेशन अगर स्टॉप कोडन वाला हो तो क्या होगा, यहीं पे आपका एमिनो एसिड का सीक्वेंस स्टॉप हो जाएगा, मतलब ये एमिनो एसिड भी नहीं बनेगा और उसके बाद वाले भी कोई एमिनो एसिड नहीं बनेंगे, सिर्फ पहला वाला जो है वही बनेगा। तो इसका मतलब है कि कोई फंक्शन कुछ आने वाला नहीं है, कोई प्रोटीन बनने वाला भी नहीं है, मतलब पूरा प्रोटीन तो नहीं बनेगा अगर ऐसा स्टॉप कोडन आ गया। तो मिससेंस बना तो नॉन फंक्शनल भी हो सकता है, कंप्लीटली नॉन फंक्शनल हो जाएगा। साइलेंट होगा तो पता भी नहीं चलेगा, म्यूटेशन है लेकिन प्रोटीन तो नॉर्मली काम करेगा, ऐसा होता है। ओके, ये पॉइंट म्यूटेशन, ये पहला वाला नॉर्मल, देन पॉइंट म्यूटेशन एंड नाउ फ्रेम शिफ्ट। अब आप देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कम हो गया है, CAT सेकंड वन जो है उसमें से डिलीशन हो चुका है। ओके, डिलीशन हुआ तो क्या होगा, उसकी पोजीशन लेने के लिए वहां पे कोई और न्यूक्लियोटाइड आएगा, लेकिन वो कोई और कौन, तो ठीक उसके बाद में जो था वो आ जाएगा। फ्रेम तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो पहला वाला फ्रेम तो ओके ही है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, CAT, लेकिन दूसरा वाला फ्रेम जो CAT था उसकी जगह पे अब CAC हो गया, एक पोजीशन शिफ्ट हुआ, फ्रेम शिफ्ट। तो आप देखिए ये भी चेंज हुआ सेकंड वन, तो थर्ड वन भी चेंज होगा, दैट इज ATC हो गया, ये फोर्थ वन भी ATC हो गया, फिफ्थ वन भी ATC, सिक्स्थ ATC, ओके ऐसे होगा। और लास्ट वाला आप देखिए ATC नहीं बन पाएगा क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड कम हो गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्रेम शिफ्ट हुआ, तो जहां से फ्रेम शिफ्ट होता है वो और उसके बाद वाले जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके, तो ये प्रोटीन कैसा बनेगा, ट्रंकेटेड प्रोटीन बनेगा। ट्रंकेटेड मतलब जितने कोडोन होंगे पॉसिबल उतने ही कोडोन, और उसमें भी रास्ते में कहीं पे स्टॉप कोडन नहीं बना तो उतने एमिनो एसिड वाला ये प्रोटीन बनेगा, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर प्रोटीन का डेवलप यहाँ पे होने वाला नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रंकेटेड प्रोटीन, मतलब पूरी साइज का प्रोटीन नहीं बना है यहाँ पे। ओके, ऐसा होता है, राइट। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग तरह के म्यूटेशन को पिक्चराइजेशन करवाया गया है। आप देखिए ये नॉर्मल सीक्वेंस है, दैट इज BEAST, BEAST। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, B की जगह पे F आ गया तो सेंस चेंज हो गया, दैट इज FIST हो गया। FIST हुआ तो उसका मतलब भी बदल गया। ओके, ये सब्स्टिट्यूशन, ये पॉइंट म्यूटेशन हुआ। अब देखिए लेटर के नंबर चेंज नहीं हुए, वो 5 थे 5 ही हैं, लेकिन B की जगह पे F आ गया है। सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे BEAST जो है उसमें बीच में एक R ऐड हो गया तो सेंस इज चेंज, दैट इज ब्रेस्ट।
ओके, इंसर्शन म्यूटेशन, ओके इंसर्शन म्यूटेशन तब भी सेंस चेंज हो गया। डिलीशन, बीस्ट था उसमें से ए निकल गया, डिलीशन म्यूटेशन हो गया। ओके, तो बेस्ड हो गया, मीनिंग चेंज्ड। ओके, नाउ इन्वर्जन टाइप ऑफ द म्यूटेशन, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो उलट सुलट हो गया है, बीस्ट था उसकी जगह पे बीट्स हो गया, टी और एस इन्वर्ट हो गए हैं, ऑर्डर चेंज हो गया है, तब भी सेंस चेंज हो गया। अब देखिए यही ये जो पिक्चराइजेशन करवाया है वही म्यूटेशन में भी होता है सेम। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का जनरल मीनिंग क्या है, तो दैट इज इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर्स रिजल्टिंग इन द शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। ओके, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर्स, ओके, which is resulting in the shifting of the DNA sequences, that is frame shift mutation. Okay, deletion which is loss, insertion or duplication is gain of DNA segment cause chromosomal abnormalities or you can say chromosomal aberrations। अब ये अलग चीज है, इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के साथ कवर नहीं करना है हमें, अलग है ये। ओके, अभी तक जो डिलीशन और इंसर्शन हमने पढ़ा वो न्यूक्लियोटाइड के लिए था, वो क्रोमोसोम के पीस के लिए नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की है ना यहाँ पे, दैट इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या क्रोमोसोमल एब्रेशंस भी जिसको बोला जाता है, वो अलग चीज है, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं है। Loss, deletion or gain, that is insertion or duplication of entire DNA segment। okay, मतलब ये है तो डिलीशन और इंसर्शन टाइप का म्यूटेशन, लेकिन सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का नहीं, बहुत बड़े सेगमेंट का इंसर्शन और डिलीशन की बात कर रहे हैं, तो फिर वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं कहलाएगा, ऐसा बोलना चाहते हैं। It will be called as chromosomal abnormalities or it is also known as chromosomal aberrations। Chromosomal aberrations are seen in cancer cells। okay, ये लार्ज म्यूटेशंस होते हैं और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आपको कैंसर सेल में ज्यादा देखने मिलते हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं उल्टा कि जिस सेल में क्रोमोसोमल एब्रेशंस होते हैं, दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कैंसर सेल, एबनॉर्मल हो जाएंगे सेल्स भी। okay, one more topic, that is mutagens। म्यूटाजेंस का मतलब क्या होता है? म्यूटाजेंस आर द एजेंट्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन इन डीएनए सीक्वेंस। ऐसे एजेंट्स जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो म्यूटेशन कॉजेटिव एजेंट्स, उसके टाइप्स क्या क्या है? एक होते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस, दूसरे होते हैं केमिकल म्यूटाजेंस। यहाँ पे तीसरे तरह का म्यूटाजेंस नहीं दिखाए हैं, लेकिन हमें याद रखना है थर्ड टाइप ऑफ द म्यूटाजेंस, दैट इज बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल के तीन तरह के म्यूटाजेंस होते हैं। ओके, यहाँ पे चैप्टर की जो लिमिट है उसकी वजह से सिर्फ यहाँ पे दो तरह के म्यूटाजेंस आपको बताए हैं, लेकिन चैप्टर 8 आएगा वहां पे तीसरी तरह का भी आपको बताया जाएगा। हम यहीं पे उसको कवर कर रहे हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस, केमिकल म्यूटाजेंस, बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस कौन कौन से हैं? तो एक होते हैं यूवी रेडिएशंस, वी नो यूवी रेडिएशंस, ओके, देन अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, एक्स रेज, ये जितने भी रेज या रेडिएशंस हैं ये सारे के सारे म्यूटेशन कॉज करते हैं। एक्सरे भी म्यूटेशन कॉज करता है। अब क्वेश्चन होगा तो बहुत बार हमें एक्सरे इमेजिंग करवाना पड़ता है बिकॉज ऑफ सम इंजरी एंड ऑल दिस, तो तब वो म्यूटेशन कॉज नहीं करेंगे क्या? तो उस टाइम पे जो डोज होता है और एज वेल एज एक्सपोजर जो है, एक्सपोजर का टाइम ड्यूरेशन वो इतना ज्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से हमें कैंसर हो जाए। अदरवाइज ये सारे के सारे म्यूटाजेंस तो हैं और यही सारे कैंसर भी कॉज करते हैं। ज्यादातर म्यूटाजेंस ऐसे होते हैं विच आर कॉजिंग कैंसर, मेजोरिटी टाइम।
ओके, यूवी रेडिएशन, तो हमें पता है सनलाइट में से यूवी रेडिएशन होता है और ये अर्थ तक भी पहुंच रहा है अभी तो, क्योंकि ओजोन का जो लेयर है वो डिप्लीट होता जा रहा है। तो ये यूवी रेडिएशन म्यूटेशन कॉज कर सकता है, स्किन कैंसर कर सकता है यूवी रेडिएशन, राइट। इसीलिए समर्स में जब स्कॉर्चिंग सनलाइट होती है तब हमारे में से बहुत सारे लोग सनस्क्रीन लोशन ओके ये लगाते हैं अपने स्किन पे। उसके ऊपर एक चीज लिखी है दैट इज SPF, SPF 15, SPF 20, SPF 30, SPF, that is sun protection factor। सन प्रोटेक्शन फैक्टर मतलब वो एक्चुअली है तो यूवी प्रोटेक्शन फैक्टर, ओके। तो जितनी वैल्यू ज्यादा उतना प्रोटेक्शन ज्यादा, SPF 15 से 20 में ज्यादा, 20 से 30 में ज्यादा। तो हम सोचेंगे तो फिर 30 वाला लेना चाहिए मार्केट से, कॉस्मेटिक्स वाले के यहाँ से, तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ओके। क्यों? तो आपके लिए वो प्रोटेक्टिव बन रहा है लेकिन वो आपको सेंसिटाइज भी उतना ही ज्यादा कर रहा है, ओके। सो मॉडरेट वैल्यू वाला SPF, ओके, ये यूवी रेडिएशन के लिए मैंने आपको बताया। सो ये फिजिकल म्यूटेजेंस हैं। फिर हैं कुछ केमिकल म्यूटेजेंस। तो केमिकल म्यूटेजेंस में एक है मस्टर्ड गैस, फिनॉल, फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड, ओके, फॉर्मिक एसिड, एमोनिया, ओके, ये सारे के सारे केमिकल म्यूटेजेंस हैं। बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस में कौन आएंगे? तो बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस में कुछ वायरसेस हैं विच आर कॉजिंग कैंसर, कैंसर कॉजिंग वायरसेस भी होते हैं, ओके, चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे। तो वो बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस हैं। 3 तरह के म्यूटेजेंस के टाइप हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेडिग्री एनालिसिस को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। पेडिग्री एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको डिटेल में देखेंगे। और उसके साथ साथ यू कैन से उस दिन हम पेडिग्री एनालिसिस खत्म करेंगे और उसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ डिजीज कवर करेंगे एंड देन आवर दिस चैप्टर विल बी एंडेड। मतलब अकॉर्डिंग टू मी वन टू 3 3 और लेक्चर हमें चाहिएंगे, ओके। और ये 3 लेक्चर जो है 3 लेक्चर के बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके। पेडिग्री एनालिसिस में मैं आपको पूरा का पूरा जो कैसे पेडिग्री को सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा, ओके, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चार्ट्स दिए जाते हैं, उस चार्ट्स में से आपको उसको सॉल्व करना रहता है। लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक और हमारा मिस हो रहा है, और जो टॉपिक मिस हो रहा है उसके बारे में just a minute, okay।
तो एक टॉपिक म्यूटेशन का जो आया अभी, उसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो हैं, उसमें दो तरह के क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हो सकते हैं। वैसे इसी चैप्टर में हम सभी म्यूटेशन क्रोमोसोमल जो है उसको पढ़ने ही वाले हैं। ओके, इसमें दो तरह के क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं। एक होता है चेंज इन structure, change in structure of the chromosome. ओके, उसमें मैंने आपको चार तरह के क्रोमोसोमल म्यूटेशन बताए थे। एक था डिलीशन, पूरा का पूरा जीन एक जो है वो डिलीट हो जाता है वहां से। ओके, डिलीशन म्यूटेशन क्रोमोसोम में, और उसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, दैट इज क्राई-ट्यू-चैट सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 5 पे, CH5 क्रोमोसोम नंबर 5 पे ये होता है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था, दैट इज डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन टाइप का क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसमें जो जीन है एक ही जीन बार बार रिपीट होता है, दैट इज डुप्लीकेशन। फिर मैंने तीसरा आपको बताया था इन्वर्जन टाइप ऑफ द म्यूटेशन, जिसमें ऑर्डर ऑफ द जीन्स, क्रोमोसोम पे जो जीन का ऑर्डर है, से फॉर एग्जांपल ABCD, ये एक ऑर्डर है, सीक्वेंस है जीन्स का, और उसकी जगह पे वो ACDB ऐसा कुछ हो गया, इन्वर्ट हो गए सीक्वेंस। ओके, तो वो इन्वर्जन म्यूटेशन है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन में मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे। इसमें एक एग्जांपल था, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। फाइन, तो ऐसा एक एग्जांपल था बर्किट्स लिम्फोमा। ट्रांसलोकेशन होता है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 14 से 8 तक। फिर एक है अपना फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, उसमें 22 से 9 तक ये होता है ट्रांसलोकेशन। मतलब 22 नंबर के क्रोमोसोम का पीस जो है वो 9 नंबर के क्रोमोसोम पे जाता है, और 9 नंबर का पीस जो है वो 22 नंबर के ऊपर जाता है। और उसी वजह से ये दोनों ही कैंसर के वेराइटीज हैं, और उसी वजह से क्रोमोसोम नंबर 22 उसके लिए वर्ड यूज होता है, इट इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ओके, कुछ जगह पे आपको ऐसा पढ़ने मिलेगा कि इट इज अ काइंड ऑफ डिलीशन म्यूटेशन, तो वो डिलीशन म्यूटेशन नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों वहां पे लिखा हुआ होगा, लेकिन वो डिलीशन म्यूटेशन नहीं है, ये 110% ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन है। ओके, सो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन के वैरायटीज हैं, जिसमें चेंज इन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चेंज इन स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में डिटेल में डिस्कस नहीं किए गए हैं। ओके, चेंज इन, दूसरा एक म्यूटेशन होता है, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो वो अपने सिलेबस में, अपने इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किए गए हैं, तो वहां पे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे ही। ओके, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, राइट, एवरीबडी रियली लाइक्स इट। कितना समझ में आ रहा है, ओके, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, otherwise it is really very interesting to understand, to learn genetics. Okay, fine, so
आज के लिए इतना ही. I'm going to end this session over here. Okay, have a nice day.